मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से। आज हम यहां पे देखेंगे राज्यपाल के बारे में। और ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए है पेपर 2 में, लेकिन राज्यपाल के अंतर्गत आप अब जो पढ़ाने वाला हूँ वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, और जिनको भी राज्यपाल के बारे में समझना उनके लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो काफ़ी डिटेल से चर्चा होगी, जो शायद कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होता है और कॉलेज के हिसाब से तो है ही। ठीक है ना। तो बात करते हैं राज्यपाल, शक्ति, कार्य और स्वाभाविक शक्तियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राज्यपाल है वो मनोनीत है या निर्वाचित है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना, क्या होता है अगर राज्यपाल मनोनीत है तो निर्वाचित क्यों नहीं होता। मनोनीत का मतलब यहाँ पे जैसे मैं बात करी है कि राष्ट्रपति ही अपनी इच्छा से, अपने विवेक से राज्यपाल को किसी राज्य में नियुक्त करता है, तो ये मनोनीत ही होता है। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि राज्यपाल मनोनीत क्यों है निर्वाचित क्यों नहीं है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और वही चीज़ आपको भी समझनी है, ताकि और जो पॉइंट लिखूँ वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है कि जैसे कहता है ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती है, तो वो बात यहाँ पर भी कैसे लागू होती है। तो देखिए, अब राज्यों में वास्तविक काम मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है ना, मान लीजिए वो जनता के द्वारा होता है, लेकिन अगर राज्यपाल को भी वहाँ पे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या निर्वाचन करके अगर राज्यपाल बना दिया जाए, तो फिर ये दोनों एक जैसी बराबर शक्तियाँ हो जाएगी। एक राज्य में अगर दो शक्तियाँ होती हैं, एक मयान में दो तलवार होती है, तो वो राज्य ही नुकसान देता है। ये चीज़ तो आपको यहाँ से तो पता चल गई होगी। अब हम ऑथेंटिकली देखें कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, तो वो हम बात करें। तो पहला तो हम बात करें कि इसमें व्यवस्था का जो पहला रीज़न है कि भाई ऐसा क्यों अपनाया गया है या ऐसी क्या व्यवस्था है जिन वजह से ये सिस्टम रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि अपने संघ के अंदर, संघ यानी केंद्र में, संघ में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था। तो अगर संघ में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, यानी संसद जिसमें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। जब संसद में यानी संघ में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो एक निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राज्यपाल या संसदीय व्यवस्था मेल नहीं खाती, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है। तो इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर निर्वाचित राज्यपाल करे, निर्वाचित राज्यपाल, तो ये निर्वाचित राज्यपाल व्यवस्था मेल नहीं खाएगी, व्यवस्था मेल नहीं खाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्योंकि यहाँ पे तो संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति भी नाम मात्र का होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही काम करते हैं। वो इस तरह से अगर संसद अपने केंद्र में संसदीय व्यवस्था है, तो राज्य में फिर अगर राज्यपाल को निर्वाचित करें तो बीच में ये रोड़ा अटक जाएगा। और ये व्यवस्था एक संसदीय व्यवस्था यानी केंद्र की संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग राज्यपाल को निर्वाचित नहीं किया जा सकता, और ये व्यवस्था मैच नहीं होगी। इसका रीज़न भी यहाँ पे कहा गया है कि निर्वाचित जो प्रधान होता है, जैसे मान लीजिए जो भी इलेक्शन होता है तो वो निर्वाचित होता है, जो निर्वाचित होता है उसके पास एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविक शक्ति आ जाती है। उसके पास क्या आ जाती है, वास्तविक शक्ति। जैसे हम बात करें ना, आपको पता होगा केंद्र में राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री, लेकिन ज़्यादा पावर का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट मतलब जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है। तो अगर कोई डायरेक्ट किसी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है या जनता के द्वारा कोई चुना जाता है, मतलब कहने का मतलब निर्वाचित होकर कोई प्रतिनिधि बनता है, तो उसके पास वास्तविक शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से इसका बैलेंस कैसे रखा जाए, तो यहाँ पे यही रखा गया है कि दोनों एक साथ निर्वाचित नहीं हो सकते, इसलिए राज्यपाल मनोनीत ही होना चाहिए। पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी हम बात करें, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय कठिनाई पैदा कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात करें कि राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष करने पर चुनावी समस्या खड़ी कर सकता अब
कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर अपने राज्यपाल को डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाए तो ये समस्या खड़ी कर देगा। अब समस्या का कारण ये है कि चुनाव के समय आपको पता होगा जो मुख्यमंत्री होता है वो भी किसी दल से चुना जाता है, किसी दल से चुना जाता है। तो मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए एक राज्य की बात करें तो जैसे अगर सीएम है एक राज्य के, ठीक है ना, एक ही राज्य की अगर बात करें तो सीएम है वो मान लीजिए कांग्रेस से हो गया, किससे हो गया। फिर राज्यपाल का भी अगर मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है और वो भी इलेक्शन हो रहा है और वो आ गया बीजेपी से, तो एक ही राज्य के अंदर दो अलग अलग पार्टी के व्यक्ति आ गए तो दोनों क्या साथ में काम करेंगे? क्या नहीं कर सकते। इसलिए सीएम वाले को तो निर्वाचित ही होना चाहिए, ये तो इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन देश और संविधान के और राज्य के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। और फिर नहीं तो दोनों में क्या तनातनी भेदभाव और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अगर निर्वाचित है दोनों के पास बराबर पावर आ जाएगा और बराबर पावर है तो ये समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये व्यवस्था रखी गई है कि एक ही नेता होना चाहिए और वो नेता होगा मुख्यमंत्री। वो क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल का निर्वाचन न किया जाए तो ही बढ़िया है। फिर बात आती है राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, ये तो आपको पता होगा राज्यपाल का जो चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे हमें शुरुआत में बताया था ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर बात करें तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में प्रतिस्पर्धा की संभावना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो। इस चीज़ में आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या चीज़ कही गई है वो आपको समझना है, ठीक है। निर्वाचित हो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, हो तो मंत्रिमंडल व राज्यपाल में क्या शुरू हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। अब इसको देखिए, यहाँ पे दो चीज़ कही है कि जनता द्वारा निर्वाचित होता नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री होता है, तो वो बात तो होगी कैंसिल। अब बात करें जनता के द्वारा निर्वाचित ना हो तो विधानमंडल के अंदर से ही अगर राज्यपाल को बना दिया जाए तो वो भी यहाँ पे नकार रहे हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसीलिए मनोनीत होता है। कोई कहे कि भाई जनता के द्वारा निर्वाचित कर लो तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी है। लेकिन फिर बात करें कि विधानमंडल से अंदर से ही निर्वाचित कर लो तो वो क्यों नहीं कर सकते। देखिए, राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में मतभेद हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होती है वह विधानमंडल के में वास्तविक कार्यकर्ता होती है और मंत्रिमंडल के द्वारा कार्य किया जाता है। अब विधानमंडल से मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल से भी अगर अपने राज्यपाल बना दिया जाए तो फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा और मंत्रिमंडल है वो अपना काम सही से नहीं कर सकती या राज्यपाल अपना नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के अंदर टांग अड़ाएंगे। तो इसलिए भी हम ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो इसलिए विधानमंडल के द्वारा भी इसको नहीं सुना जाएगा। और लास्ट रीजन में बताऊं तो यहाँ पे कहा गया कि प्रारंभ में संविधान निर्माता कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्य के पक्ष में थे। उस समय राज्यपाल के निर्वाचन को एक शक्ति दी जा सकती थी। लेकिन अब बात क्या करें कि बात ये होती है कि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होकर राज्यों में काम करता है। इस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल उस राज्य पे नियंत्रण रखता है, इसलिए केंद्र के द्वारा ही उसको मनोनीत किया जाना चाहिए। अगर राज्य के अंदर राज्यपाल वहीं से निर्वाचित हो तो केंद्र सरकार कमज़ोर हो जाएगी और नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए राज्यपाल का निर्वाचन न होकर मनोनयन होता है। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल निर्वाचित न होकर मनोनीत है, वो क्लियर हो गया। अब अगर डाउट है तो ये चीज़ समझ लेना, वापस देख लेना और नोट बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे राज्यपाल है वो बनता है, ठीक है ना, उसकी हम बात करते हैं।
तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी राज्यपाल को पढ़े तो ये ध्यान रखना कि जिस तरह से राष्ट्रपति होता है केंद्र में, वैसे ही राज्यपाल होता है राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं राज्यपाल। तो पहली बात तो है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि क्या योग्यता हो एक राज्यपाल के लिए? तो पहली तो यही कही गई है, जैसे कि आपको पता हो, आप सभी जानते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, ये और पता होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये कहें कि राज्यपाल की योग्यता या किसी भी एक पद की योग्यता की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यही आती है, और इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए ये बात कही गई है अनुच्छेद 157 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो राज्यपाल बने उसकी उम्र यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष पूर्ण हो, वही राज्यपाल के लिए योग्य होगा। ये 35 वर्ष क्यों रखा है? अगर कोई ऐसा दिमाग में आए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उम्र के साथ अनुभव आता है, इसलिए ज़्यादा उम्र वाले को ही यहाँ पे ऐसा पद और जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि उम्र का पद होता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना होता है। ये ध्यान में होना चाहिए और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब राज्यपाल बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। 158 के तहत प्रमुख शर्तों का वर्णन किया गया। अगर पूछा जाए तो राज्यपाल बनने के लिए किस शर्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ये भी इम्पोर्टेंट और ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है, राज्यपाल बना व्यक्ति किसी भी लाभ या सरकार में किसी भी पद पर आसीन न हो। यानी यहाँ पे बात अभी जैसे मैंने बताई कि ना तो वो केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए, न राज्य सरकार का, और न ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वही व्यक्ति राज्यपाल के लिए बनेगा। या अगर ऐसा है कि वो मिला गया कि भाई सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो, राज्यपाल बनाए, तो उसको एक पद है वो त्यागना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे बताया गया है कि बाकी जो योग्यता है वो विधानसभा द्वारा समय पर निर्धारित होगी। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। और कोई अपराध है, अपराधी वगैरह है, वो चीज़ इसमें आ गई। अब बारी आती है कि हमारे इस राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है। वेतन, पैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ध्यान रखना, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए प्रति महीना। बहुत खतरनाक पैकेज है भाई, ध्यान रखिएगा। 3.5 लाख रुपए। इसके साथ उसे भत्ते जैसे यात्रा पे जाता है तो वहाँ के भत्ते मिलते हैं, या कहीं पे प्रवास करना है उसके भत्ते मिलते हैं, या कहीं किसी और भी जगह जाना है तो यात्रा भत्ता वगैरह, मकान मिलता है इसको। ठीक है ना, मकान मिलेगा, सरकारी मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, और भी सुविधाएं जो मिलती हैं वो भत्ते के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेतन और भत्ते और पेंशन तो मिलती है रिटायर्ड होने के बाद, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति जब भी नियुक्त करेगा तो ये चीज़ें तो ध्यान रखेगा। इसके तहत इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और जब वो नियुक्त होगा, ठीक है ना, जब वो नियुक्त हो रहा है तो उससे पहले उसे शपथ लेनी होती है। क्या लेनी होती है? शपथ। तो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? अपने राज्यपाल को। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल को राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है ना,
ये ध्यान रखिएगा। कौन शपथ दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ओके, तो ये चीज़ें होगी क्लियर। अब हम ऐसे अगर बात करें कार्यकाल की शायद, तो मैं आपको कार्यकाल बता देता हूँ कि अपने राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। वैसे तो सामान्यतः इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो बस यही कहेंगे हम कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पे बना रहेगा, यह अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल के अंदर ही उसको अलग कर सकता है, दूसरे राज्य में रह सकता है। तो इसलिए कार्यकाल 5 है, लेकिन फिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, मतलब प्रसाद मिलती है ना, जैसे कोई प्रसाद देता है, तो राष्ट्रपति जब तक राज्यपाल को प्रसाद देता रहेगा तब तक वो खाता रहेगा, जब बन राज्यपाल गए, राज्यपाल हट जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है, इसलिए आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो राज्यपाल है, उस राज्यपाल के पास शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है ना, क्या क्या पावर होता है, और वो पावर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसमें ध्यान रखिएगा, पावर भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो संविधान के द्वारा उसे दिए गए पावर है, दूसरे वो पावर जो वो अपने स्वविवेक से करता है, यानी किसी के कहने से नहीं, वह अपने विवेक से कर सकता है, वो भी पावर होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब ये अपना पद छोड़ेगा, ठीक है ना, ये अपना पद छोड़ेगा तो राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है इसकी शक्तियों की, तो हम शक्तियों के ऊपर चर्चा करते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी हो राज्यपाल के संबंध में, कुछ भी चीज़ें, तो आप बता देना। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने भी आपको जो क्या बताया है, मैंने बताया है कि एक व्यक्ति 1 या 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। हमारे यहाँ पे गुजरात, राजस्थान का एक ही रहा है, MP का भी और राजस्थान का भी काफ़ी बार एक ही रहा हुआ है, तो इसलिए व्यवस्था पहले से की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ। तो शक्तियों में सबसे पहले हम देखेंगे विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति ही आपको समझा देते हैं ताकि वो सही रहेगा, कंटिन्यू से चलेंगे हम। कार्यपालिका शक्ति, आप देखिए बड़ा प्रश्न आ जाए ना तो पॉइंट से लिखना है। तो सबसे पहले आप जिसकी भी शक्ति के बारे में पूछा जाए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्यपालिका शक्ति। उसके अंदर क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। फिर आपको लिखनी है विधायी शक्ति, क्या लिखना है? विधायी शक्ति। फिर लिखेंगे आप वित्तीय शक्ति, फिर लिखेंगे न्यायिक शक्ति, और फिर लिखेंगे अन्य शक्ति। ये पॉइंट सब में कहता है ना शॉर्टकट की तरह है। फिर इसके अंदर आपको उस पद के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो कार्यपालिका शक्ति के रूप में क्या करता है, वैसे देखें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास ही होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। इसलिए आपको पहला चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। इसकी सलाह एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान CM होता है। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। इस तरह से तो अगर बात करें तो राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी काम के अंतर्गत की बात करें तो ये
महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है। कार्यपालिका में बस आप ये पॉइंट मिस न करें, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है। नियुक्तियाँ किस किस की करता है? जैसे राज्यों में होते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष की, यहाँ पे आरपीएससी ये अपने राजस्थान का बोला है, लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य की बात करें तो वहाँ पे ये कहा जाता है राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। दूसरी राज्य के अधिवक्ता की, राज्य के महाअधिवक्ता, राज्य के महाअधिवक्ता की यह नियुक्ति करता है। तीसरी ये हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट होता है तो हम लिखेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देता है। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या होता है कि जब राज्य में की जाती है तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत ये भी आता है। फिर इसके अलावा भी और बात करें तो यहाँ पे और भी नियुक्तियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत हम बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें कि राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित होती है, तो समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार रखता है और इस तरह से वह जितने भी कार्य होता है मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के मध्य अवगत होता है। मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है। तो इस तरह से कार्यपालिका शक्ति में ज़्यादा बढ़ाना देखकर हम ये देखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि राज्यपाल को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है वह राज्यपाल के पास होता है, और इस कार्य के लिए मंत्रिपरिषद तो होती है, विधानमंडल भी होता है, लेकिन इसका जो अधिकार है वो उस राज्य सूची के अंतर्गत होता है। और राज्यपाल का ये भी कार्य होता है कि अगर किसी विषय को किसी मंत्री ने डिसाइड कर लिया लेकिन उस विधानमंडल में नहीं रखा गया है तो राज्यपाल ऐसे विषय को सबके समक्ष सबके विचार के लिए वो विषय रखवा सकता है। ठीक है। अब बारी आती है विधायी शक्ति। क्या है? विधायी शक्ति। ध्यान रखिएगा विधायी शक्ति, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें विधायी शक्ति का मतलब ये होता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल विधान मंडल का अविभाज्य अंग होता है। और विधायी का मतलब ये होता है कि कानून निर्माण, विधायी का मतलब क्या होता है? कानून निर्माण। तो राज्यपाल के पास कानून निर्माण संबंधी क्या पावर होता है? तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है, तो पहला बात तो ये है कि जिस तरह से राष्ट्रपति संसद में महत्वपूर्ण होता है वैसे ही राज्यपाल विधानमंडल में महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि कानून को अंतिम रूप में स्वीकृति है वो कौन देता है? राज्यपाल ही देता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले काम की जैसे हम बात करें तो सबसे पहला काम होता है अधिवेशन बुलाना। क्या बुलाना? अधिवेशन। अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। किसकी मीटिंग की बात करें हम यहाँ पे? विधानमंडल की। यानी वहाँ पे विधानमंडल में दो होते हैं ना, विधानसभा विधान परिषद, तो इन दोनों की अधिवेशन को ये बुलाता है, ठीक है ना। या अगर हम कहें तो इस विधानसभा को यहाँ पे बाद में करते हैं। पहले हम ये कह सकते हैं कि विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है या फिर स्थगित भी कर सकता है। स्थगित भी कर सकता है। स्थगित का मतलब पोस्टपोन,
कि भाई ये इस विचार पे चर्चा अब न करें, हम बाद में कर लेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो अधिवेशन बुला सकता है और चाहे तो उसको पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है कि वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन, यानी निम्न सदन की यहाँ पे कौन सी बात होती है, राज्य में होती है विधानसभा। विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये पावर भी इसके किस में आएगा? विधायी के अंतर्गत। यानी इस विधानसभा मतलब विधानमंडल को, उसके कानून को लेकर क्या राष्ट्रपति अपने राज्यपाल के पास पावर होता है। ठीक है ना। वो आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक या दोनों में किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। और ये चीज तो हो गई यहाँ पे बैठक के अध्यक्ष साहब। तीसरा महत्वपूर्ण ध्यान रखें, प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। कानून का रूप लेता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने बात करी थी कि कोई भी विधेयक वो तभी कानून का रूप लेता है जब राज्यपाल स्वीकृति दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा गया और राज्यपाल साइन करे। पहली बार चाहे तो वो मना भी कर सकता है। क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए राज्य की विधानमंडल यानी विधानमंडल के अंदर जो है विधानसभा, विधान परिषद, इन्होंने कोई विधेयक है वो प्रस्ताव है वो पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा अपने राज्यपाल के पास साइन करने के लिए। तो राज्यपाल है, पहली बार तो मना कर सकता है, पास कर सकता है, या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी स्वीकृत रख सकता है। लेकिन वही विधेयक दोबारा वही विधेयक राज्यपाल के पास आता है हस्ताक्षर के लिए, स्वीकृति के लिए, तो उसे करना होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, बट ध्यान रखिएगा उसको कि ऐसा विधेयक जो दोबारा विधानमंडल के द्वारा पारित करके आ जाए तो उस पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति का आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसलिए ये भी पावर आप ध्यान रखिएगा। या चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ, विधेयक के दूसरी बार राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत है तो आवश्यक हो जाएगा। क्या आवश्यक हो जाएगा? आवश्यक है हस्ताक्षर करना। क्या करना? या फिर वह विधेयक को वह फिर क्या कर सकता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी स्वीकृत रख सकता है। राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। अब पांचवा पावर ध्यान रखिएगा कि जब विधानमंडल में दोनों सदन में से एक सदन अनुपस्थित हो या उसका इलेक्शन होना हो, तब कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, अगर आप ध्यान रखिए कहीं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ तो गलती से हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल की बात हो रही है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? ठीक है। इस तरह से ये अध्यादेश है वह उस सदन के वापस अस्तित्व में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखना, 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। और ये तो हमने समझी इसकी विधायी शक्ति। अब बारी आती है कि इनकी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, हम वो देख लेते हैं यहाँ पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अब चाहें तो एक और मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखे, या तो मैं फिर ऊपर यहाँ पे ये 5-6 पॉइंट लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। ठीक है। ये अध्यादेश कितने समय तक जारी रह सकता है? उसकी स्वीकृति या उस विधानमंडल के अस्तित्व में आने के बाद 6 सप्ताह तक। ये एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विधानमंडल के अंदर जैसे बात करें, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, क्या है,
तो विधान परिषद में राज्यपाल कुल संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत करता है किस वजह, किस कारण या किस बेस पर? तो वह व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में माहिर हो, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वैसे ही राज्यपाल भी विधान परिषद में कुल संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी अपने राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब बारी आती है जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, वो देख लीजिए। और ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना बोर्ड पे, ये नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बारी आती है तीसरी शक्ति, वह है वित्तीय शक्ति। क्या है? वित्तीय शक्ति, ठीक है। वित्तीय शक्ति में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। जैसे हम बात करें कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि वित्त यानी पैसे संबंधी कोई विवाद नया कर लगाना हो राज्य में, या नई कोई बात होती, पैसों वाली बात होती है, या किसी को अनुदान कर सहायता देनी हो, तो ऐसा प्रस्ताव धन विधेयक कहलाता है। और धन विधेयक अगर विधानसभा में आ रहा है कानून बनने के लिए, तो उसे पहले राष्ट्रपति के सलाह यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। और इसी तरह राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही कोई अनुदान की मांग की जा सकती है। राष्ट्रपति तो गलती से आ रहा है यहाँ पे, हम बात करें राज्यपाल की सिफारिश पर ही अनुदान की मांग की जा सकती है। अनुदान का मतलब होता है कि कहीं पे अगर कोई फंड जारी किया था, किसी योजना में ख़त्म हो गया और ज़रूरत पड़ी तो वापस सरकार से फंड लेना है तो राज्यपाल से स्वीकृति लेनी होगी। और इस तरह से बात करें तो राज्यपाल संचित निधि के ऊपर सर्वोच्च होता है, और राज्यपाल को पेमेंट भी संचित निधि देता है, राज्य की संचित निधि से। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। संचित निधि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संचित निधि किसके नियंत्रण में रहती है? राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। अब एक महत्वपूर्ण और शक्ति देख लेते हैं, और इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण रह जाएगा, जैसे राष्ट्रपति के हमने राज्यपाल की स्वाभाविक शक्तियाँ क्या हैं, या राज्यपाल का राज्य में क्या रोल है, तो शायद वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा करने से अच्छा है शॉर्ट में ही हम देखें इसको। चौथा है न्यायिक शक्ति। यानी न्याय के संबंध में अपने राज्यपाल के पास क्या पावर है, तो आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य की न्यायपालिका या राज्य की न्याय व्यवस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता है तो राज्यपाल उसे कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उस दंड को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड है तो उसको माफ़ नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम यहाँ पे ये कहेंगे राज्य न्यायपालिका दंड को राज्यपाल कम ज़्यादा या माफ़ कर
सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें अगर मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड नहीं, इस तरह से ये व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है। इसके अलावा भी हम बात करें तो राज्यपाल समाधान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के करता है और ये इससे उम्मीद की जाती है, और ये इसमें न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा है कि क्यों राज्यपाल मनोनीत होता है, राज्यपाल बनने की क्या योग्यता होती है, उसकी कंडीशन क्या है, और लास्ट में हमने देखा राज्यपाल की शक्तियाँ। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि उस वीडियो से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। तो इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए क्लासिकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।